बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देवर को सब औरतें रेलू कट्टा कहती थीं। नई नई शादी हुई थी, औरतों के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो बड़ी शर्म आती। कुछ दिनों के बाद देवर से मेरी बेतकल्फ़ी बढ़ गई। गर्मियों के दिन थे। देवर को लस्सी पराठा देने ज़मीनों पर गई, मगर उस रोज़ मेरे होश उड़ गए। दिन के 3 बज रहे थे। सख्त गर्मी का मौसम था। हर कोई गर्मी से ऐसे जल रहा था जैसे सूरज आसमान की बजाय सर पे खड़ा हो। दूर दूर तक कोई चरिंद परिंद नज़र नहीं आता था। हर तरफ ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था जैसे सभी गर्मी से निढाल बैठे हों। दोपहर के इस पहर में मुझे मजबूरन खाना खेतों में ले जाना पड़ा, क्योंकि मेरी सास बीमार थी, वरना वो खुद ही खाना ले जाती थी। मेरा शौहर भी ज़रूरी काम से शहर गया था। एक हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़े और दूसरे हाथ में लस्सी। एक छोटे से मटके में डाले मैं पसीने से शराबूर खेतों तक पहुंची थी कि सामने मेरी नज़र एक ऐसे मंजर पे पड़ी जिसे देखकर मेरा देवर बेरी के दरख्त के नीचे चादर बिछाए बैठा था। जब मैंने उसे देखा मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम समीना है। मैं मुल्तान में अपने वालिदैन और अपने 2 भाइयों के साथ रहती थी। अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी कि मेरे वालिद के बहुत ही अच्छे दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे घर आ गया। लेकिन वो गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। शायद मेरी किस्मत में गांव जाना ही लिखा था। मुल्तान के करीब ही एक छोटे से गांव में मेरी शादी हो गई। मलिक करीम बाश बहुत अच्छे मिजाज के इंसान थे, पढ़े लिखे भी थे और साथ साथ जिम्मेदारी भी संभालते थे। उनकी गंदम की फसलें थी। खेती बाड़ी का सारा काम मेरे देवर ने संभाल रखा था। गंदम की लेन देन के मामलात मेरे शौहर देखते थे। ससुराल वाले बहुत शरीफ लोग थे। मलिक करीम बाश बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। देहाती माहौल होने के बावजूद मेरा हर तरह ख्याल रखते। मेरे शौहर करीम बख्श के एक भाई और बहन थे जो अभी तक गैर शादीशुदा थे। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे तो मैंने घर के सारे कामकाज संभाल लिए। सास ने जब ये देखा तब वो मुझसे प्यार जताने लगी, मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। सास को राज़ी देखा तो मैंने नंद के काम भी संभाल लिए। मलिक करीम बख्श की बहन सारा भी मुझसे बहुत अपनायत से पेश आने लगी। मुझे बस अपने देवर की समझ नहीं आती थी। लंबी लंबी मूंछों पर तेल लगाकर हर वक्त हाथ फेरता रहता, मगर वो बहुत संजीदा रहता, कम बोलता, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करता था। मैं बहुत हैरान होती। शादी के फौरी बाद आस पड़ोस की सारी औरतें नई रवेली दुल्हन को देखने हमारे घर आईं। गांव में औरतों को नई दुल्हन को देखने का बहुत शौक़ होता है। मुझे देखकर कोई औरत मेरे हाथ में 100 रुपये रख देती तो कोई 200। सब औरतें ही मेरे गिर्द झमघटा लगाए बैठी थी। जब मेरा देवर खेतों में जाने के लिए सहन से होते हुए वहाँ से बाहर गया, उसे देखते ही सब औरतों ने एक अजीब व गरीब नाम से पुकारा। वो मेरे देवर रहीम बख्श को रेलू कट्टा कह रही थी। उन औरतों के चेहरे पर मेरे देवर को देखकर अजीब व गरीब किस्म के तासुरात थे। हैरत और खौफ के मिले जुले। रहीम बख्श को देखकर मुझे भूल भाल कर सब औरतें सर जोड़कर गुफ्तगू करने लगी। मुझे ये बात तो समझ आ गई थी कि वो रहीम बख्श के बारे में बातचीत कर रही हैं, लेकिन उसे रेलू कट्टा कह रही थी। ये क्या होता है? मैंने ये लफ्ज़ पहली बार सुना था। सुनने में भी अजीब सा था। मैंने औरतों की बातें सुनने की कोशिश की पर ठीक से समझ न पाई। मेरे दिमाग में रेलू कट्टे को लेकर बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। मैं घबरा गई। कट्टे का मतलब तो शायद कांटा होता है, लेकिन ये रेलू क्या होता है? थोड़ी देर के बाद गांव की सब औरतें अपने घरों को गई। मैंने रेलू कट्टे को सहन से निकाला और पहली रात का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर शेरवानी पहने कमरे में आए तो मेरे दिल के तार बजने लगे और फिर वो रात मेरी ज़िंदगी की हसीन रात बन गई। वक्त के साथ साथ मैंने काफ़ी हद तक खुद को इनके माहौल के मुताबिक ढाल लिया था। मेरे देवर रहीम बख्श बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। खाना पानी देने में अगर देर हो जाती तो वो चिल्लाने लगता।
वो मेरे शौहर की तरह पढ़ा लिखा नहीं था। पूरा दिन खेतों में काम करके घर आते ही उसे शिद्दत से भूख लगती थी, उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक वक्त में वो 11 रोटियां आराम से खा लेता था। रहीम बख्श मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। उसकी बहन सारा कभी कभार उसे कुछ कहती थी तो उसे डांट दिया करता। एक दिन सारा रहीम बख्श के लिए पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में देने गई कि अचानक पानी के गिलास के टूटने की आवाज़ आई। मलिक करीम बख्श और उसके वालिदैन रहीम बख्श के कमरे में गए। रहीम ज़ोर ज़ोर से सारा पर चिल्ला रहा था। जब मैंने उसे सारा को डांटते हुए देखा तो मैं कँपकँपाने लगी। रहीम बख्श की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं था। वो चिल्लाकर सारा से कहने लगा, तुम्हें मना किया है मेरे कमरे में बिना इजाज़त के मत आया करो, तो क्यों मुँह उठाए चली आती हो। सारा ज़ोर से रोते हुए चली गई। वो 14 साल की बच्ची थी, इसलिए इस तरह की बातों पर तवज्जो नहीं देती थी कि भाई के कमरे में दस्तक देकर जाना चाहिए। एक बार मैंने अपनी सास को नाश्ता दिया तो उनसे पूछ ही लिया कि अम्मा जान, रहीम बख्श को सब लोग घरेलू कट्टा क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है। मेरी सास ने नाश्ता छोड़कर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। उनके चेहरे पर नागवारी आ गई। एकदम से नज़रें चुराईं और कहा, बेटा तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ खा लो, जाओ अपने लिए नाश्ता बनाओ, ऐसी बातों पर तवज्जो ना दो। कभी रहीम बख्श के सामने ये ना कह देना, वो इस लफ्ज़ पर बबरा शेर बन जाता है। मैं बहुत हैरान हुई। मेरी सास ने मौजू ही बदल लिया और इधर उधर की बातों में बात घुमा दी। मैं अपने कमरे में चली गई। मलिक करीम बख्श, रहीम बख्श दोनों ज़मीनों पर काम करते थे। मलिक करीम बख्श तो जल्दी नाश्ता करके अपनी ज़मीनों पर चले जाते। पता नहीं किस जज्बे के तहत हर वक्त मेरे देवर की आंखें सुर्ख रहती, चेहरे पर संजीदगी होती। मैंने इसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जो औजार खेतों में काम आते थे वो तो मेरे शौहर के पास भी थे, पर रहीम बख्श के औजार भी कुछ अलग थे। वो औजार देखकर मेरा दिल कांपने लगा। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। सुना था कि जब रहीम बख्श ज़मीनों पे जाता है तो लोग उससे डर कर भागते हैं, कोई उसकी ज़मीनों का रुख नहीं करता। एक दिन अम्मा जान घर पर ना थी और ना ही सारा थी। मैं अकेली घर के कामों में मसरूफ़ थी। रहीम बख्श दोपहर का खाना लेने घर आया। जब अम्मी को घर ना देखा तो मुझे कहने लगा, भाभी जी मुझे दोपहर का खाना दे दीजिए। उसने ये बात बड़े ही एहतराम से कही थी। मेरा दिल उसके लिए मोम पड़ गया कि हो सकता है जो कुछ मैं इसके बारे में सोच रही हूँ वो गलत हो। मैंने फटाफट उसे खाना प्लेट में निकाल कर दिया। उसने बर्तन पकड़े और पास पड़ी चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी, मगर उसने अपनी निगाहें नीचे रखी। मुझे उसका अंदाज़ अच्छा और बेहतर लगा। मैंने सोचा कि रहीम बख्श बुरा इंसान नहीं है। मैं ये सोच ही रही थी कि गांव में उसके बारे में एक अफवाह उठी कि रहीम बख्श ने एक लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से मारा है और उसकी हालत ठीक नहीं। वो लड़का रहीम बख्श की ज़मीनों पर गया था। जब रात को मलिक करीम बख्श घर पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर रहीम भाई के साथ क्या मसला है, वो इतनी सी ज़रा सी बात पर इतने गुस्से में आ जाते हैं। तो मेरे शौहर कहने लगा, कसूर उस लड़के का था, क्यों एक घरेलू कट्टे से टकराया, जानता भी है वो कैसा है। अपने शौहर के मुँह से घरेलू कट्टे का सुनकर मेरे दिमाग में वही ख्याल आया कि औरतें भी ऐसे ही कह रही थी। मैंने अपने शौहर से पूछा, गांव की औरतें भी देवर को घरेलू कट्टा कहती हैं, वो क्यों सबसे अलग रहता है। मेरे शौहर ने मेरी बात को काटते हुए कहा, मुझे सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी बताने को राज़ी नहीं था। सभी मेरे देवर से डरते थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने देवर के सारे काम करना शुरू कर दिए। मेरे दिल में ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि आखिर देखूं भी सही घरेलू कट्टा क्या होता है।
हैरानकुन बात यह थी कि मेरा देवर मुझे कुछ ना कहता। मेरे देवर की एक दोस्त की छोटी बहन से रहीम बख्श के रिश्ते की बात चल रही थी। रहीम बख्श ने घर में उधम मचा दी और गुस्सा करने लगा। कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, घर से निकल गया। मैंने सोचा पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। जब भी इसकी रिश्ते की बात होती थी तो वो बहुत गुस्सा होता था और उसके सख्त मिजाज की वजह से कोई उसे अपनी बेटी को देने को भी तैयार नहीं था। अब अगर कोई रिश्ता मिला भी था तो वो इनकार करके चला गया। मेरा तो खून ही खुश्क हो गया। वो मुझे जो काम कहता मैं खामोशी से कर देती। मेरा रवैया रहीम बख्श के साथ बहुत अच्छा था। मैं कोशिश करती थी कि उसे किसी बात पर गुस्सा ना आए। अम्मी जान बीमार रहने लगी थी, इसलिए अब दोपहर का खाना मैं ही देने जाती। मलिक करीम बख्श मुझे ही कहा करता था, रहीम बख्श से ज़रा मोहतात रहना। एक दिन मेरे महल्ले के हजरात हमारे घर अम्मी जान का पता लेने आई तो जाते हुए मुझे कह गई, तुम्हारा देवर रहीम बख्श तो बहुत वैशी है, अपनी ज़मीन पर किसी कीड़े तक को रेंगने नहीं देखता, वो तो रेलू कट्टा है। वो ये कहकर चली गई। मुझे उसकी बात का अंदाज़ बहुत बुरा लगा। वो लोग मेरे देवर के बारे में ऐसी बातें करते तो मुझे बहुत दुख होता। मुझे उस पर बहुत तरस आता कि आखिर रहीम बख्श भी तो इंसान है, वो भी तो एक दिल रखता है। उसके साथ मैं बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती। जब वो मेरे हुस्न सलूक को देखता तो मेरे और भी करीब होने लगता। मुझे इससे बहुत खुशी होती कि अब उसकी तबीयत में बदलाव आ रहा है। मैंने सोचा कि लोगों की बातों की वजह से ही वो ऐसा हो गया है। मैंने सोच लिया था कि मेरे एलू कट्टा का राज मालूम करूँगी। एक दिन मेरा देवर मुझे कहने लगा, भाभी आप पराठे बहुत मज़े के बनाती हैं। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। रहीम बख्श तो कभी किसी से बात नहीं करता था, अब मैं हर रोज़ उसके लिए पराठे बनाती। एक दिन रहीम बख्श दोपहर को खाना खाने नहीं आया। वैसे तो खुद ही घर आ जाता था, लेकिन आजकल फसलों की कटाई का काम था। खाना मेरी सास ही खेतों में देने जाती थी। मलिक करीम बख्श भी शहर गए हुए थे। मैंने एक टिफ़िन में गरम गरम पराठा सालन डाला, एक हाथ में लस्सी का डोल पकड़े, चादर ओढ़कर घर से निकल पड़ी। उस वक़्त दोपहर के 3 बज रहे थे। गर्मी लो बरसा रही थी। मैं पसीने में शराबूर रहीम बख्श की ज़मीन पर पहुंची। क्या देखती हूँ कि रहीम बख्श एक बेरी के दरख्त के नीचे चादर बिछाए बैठा है। जो मैंने इसके बाद देखा वो देखते ही मेरे होश उड़ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा रहीम बख्श किसी से गुफ्तगू कर रहा था और हंस रहा था। ऐसा हंसते हुए मैंने उसे कभी घर में नहीं देखा था। हमेशा उसकी आंखों से तो गुस्से के अंगारे ही निकलते थे। रहीम बख्श किसी से बातें कर रहा था, वो मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि दूसरे दरख्तों से वो जगह कुछ छुपी हुई थी। मुझे लगा शायद रहीम बख्श किसी लड़की से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने इस रिश्ते से इनकार किया था। मैंने सोचा ज़रा आगे बढ़कर देखूँ तो किससे बातें करता है। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे वहाँ कोई दिखाई ना दिया। मैंने पूरी आंखें फैलाकर देखा, लेकिन वो सामने हवा से बातें कर रहा था, क्योंकि वहाँ तो कोई इंसान बैठा हुआ नज़र नहीं आता था। न जाने वो किससे बातें कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रहीम बख्श के चेहरे की रंगत बदलने लगी, उसकी आंखें सुर्ख होने लगी, फिर वहशत सी तारी होने लगी। रहीम बख्श की आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं ये मंजर देखकर बहुत डर गई। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे और मेरे हाथ से टिफ़िन गिर गया, लस्सी का डोल भी गिर गया। मैं वहीं दूसरी तरफ जाकर छुप गई और रहीम बख्श को देखने लगी। रहीम बख्श खड़ा हुआ। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने से माऊफ हो चुका था। रहीम बख्श ने अपने औजार उठाए और हवा की तरह चलते हुए पूरी ज़मीन की गंदम की कटाई शुरू कर दी। ये कोई आसान बात नहीं थी। वो बिजली की तेज़ी से कटाई कर रहा था। ऐसे लग रहा था रहीम बख्श नहीं, हवा चल रही है। उसकी स्पीड हवा की तरह तेज़ थी। उसके सामने कोई भी चीज़ आती तो कटकर पाश पाश हो जाती। कोई इंसान हो तो वो उसे भी काट डाले। उसके काम की तेज़ रफ्तारी देखकर मेरी अक्ल दंग रह गई। मैं आंखें झपकना भूल गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इतनी तेज़ कटाई कैसे कर सकता है। वो अपनी ज़मीन पर अकेला मौजूद था और कोई नहीं था।
मैं ये देखकर हैरान रह गई, परेशान हालत में खड़ी थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ मेरी सास मौजूद थी। मुझे कहने लगी, तो मुझसे अक्सर पूछती थी ना रेलू कट्टा क्या होता है। रहीम बख्श अपनी ज़मीन की गंदम की काश्तकारी अकेले ही करता है, और वो भी इतनी तेज़ी से करता है ऐसे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही वो किसी और को अपनी ज़मीन पर बर्दाश्त करता है। इसीलिए सब गांव वालों ने उसका नाम रेलू कट्टा रख दिया है। रेलू कट्टा उस शख्स को कहते हैं जो 10 लोगों का काम अकेले ही कर लेता है। इसकी ज़मीन के पास जो बेरी का दरख्त है, रहीम बख्श को उससे बहुत मोहब्बत है। मुझे पता है मेरे बेटे के साथ कोई और मसला है, इसलिए वो शादी से इनकार करता है। ऐसा लगता है इस दरख्त के पास उसे किसी से मोहब्बत है, जो वो शादी से हर बार इनकार कर देता है। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है और बहुत फ़िक्र में हूँ, मैं बेबस हूँ। ये कहकर मेरी सास गिड़गिड़ा कर रोने लगी। उस बेरी के दरख्त पर एक जिनज़ादी का बसेरा था जो रहीम बख्श पर आशिक हो चुकी थी। जब वो खेतों में काम करता था तो वो उसमें आकर ताकत भर देती थी, जो उसे रेलू कट्टा बना देती थी। रहीम बख्श ने आज तक शादी नहीं की। शायद वो जिनज़ादी ही उसकी बीवी हो, जिसने उसे रेलू कट्टा बना दिया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।